नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आपका अखबार वाला। मैं अभी आज का कर्तव्य पथ पे खड़ा हूँ। कल यह कर्तव्य पथ राजपथ के नाम से जाना जाता था और उससे पहले सड़क का नाम था किंग्सवे। यही सड़क जब आगे जनपथ से मिलती है तो जनपथ उस ज़माने में क्वींसवे के नाम से जाना जाता था और आज वह जनपथ के नाम से जाना जाता है। इस पथ पे खड़ा होकर एक आज की जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहते हैं कि किसी भी महिला, कोई भी महिला बांझ नहीं हो, यानी महिला को संतान जरूर हो, लेकिन संतान होने के बाद जब उसके पति का देहांत हो तो संतान उसे उठाकर बनारस, वृंदावन या ऐसे गुमनामी जीवन जीने के लिए छोड़ नहीं दे। यह भी उतना ही कटु सत्य है। आज भी भारतवर्ष में कई एक लाख विधवाएं बनारस, वृंदावन की गलियों में तो भटक रही है अपनी अंतिम सांस को लेने के लिए, लेकिन इसके अलावे भी भारतवर्ष के जितने गांव हैं, करीब 2,66,000 के अधिक जो पंचायत है, उन पंचायतों में, उन गांवों में रहने वाले घरों में आज भी विधवाएं हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज की विधवाओं को, मैं यह नहीं कहूँगा कि उनकी देखरेख या उनका परवरिश नहीं होता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी पति की मृत्यु के बाद ये जो महिलाएं हैं, इनकी कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या फिर कानूनी हो। उनको जीने का जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार आज कितनी है, कितना उन्हें प्राप्त है, यह एक बहुत ही गंभीर शोध का विषय है। भारत के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक प्रदेशों में, यहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से इन तमाम बातों पे, उनकी स्थिति के बारे में प्रायः शोध होता आया है। लेकिन उन शोध होने के बाद उसका जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन कितना पालन होता है या उसका कितना लागू किया जाता है ताकि उनके जीवन में परिवर्तन हो, यह भी एक शोध का विषय है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत का एक नागरिक अपनी माँ को विधवा देखकर, यानी जब उस व्यक्ति के पिताजी का देहांत हुआ और उनकी माँ बहुत ही अल्पायु या ये कहें कि युवावस्था में, करीब 35 साल की उम्र में विधवा हुई, तो इसका एक केस स्टडी उन्होंने लिया। अपनी माँ का जो विधवापन है उसे देखकर उन्होंने प्रण लिया कि कुछ ऐसा काम करेंगे जो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल कायम हो। आज देश में ऐसे कई एक लोग हैं जो मिसाल स्थापित करने के काबिल हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। पिछले 2 दशक से मैं स्वतंत्रता संग्राम के जो गुमनाम क्रांतिकारी जो शहीद हुए, जिन्हें फांसी लगी, जो जेल में मारे गए या जो गोली के शिकार हुए, उनके वंशजों को ढूंढ रहा हूँ। भारत के कई एक राज्यों में, कई एक गाँव में, कई एक शहरों में गया उन परिवारों को देखने, उनसे मिलने, उन्हें ढूंढने। अभी तक तकरीबन 75 ऐसे परिवारों को ढूंढा हूँ और 4-5 किताबों के माध्यम से 4-5 परिवारों का एक नया जीवन भी दिया हो। लेकिन इस कार्य के दौरान में जो एक चीज़ महसूस किया वो यह कि मैं इन वर्षों में कई एक ऐसी विधवाओं से मिला जिन्हें जीवन के इस उम्र में आकर उन्हें जो
सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उनके घर में बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे, उनके पोता पोती, नाती नतनी, सभी लोग, बड़ा पूरा परिवार है। लेकिन उस आयु में आने के बाद उन्हें जो सब एक सुरक्षा होना चाहिए, चाहे पारिवारिक सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो, वो सुरक्षा नहीं है। बनारस और वृंदावन के जो विधवाश्रम है उसमें ऐसी कई एक महिलाएं मिली जिन्हें 200 या 300 या 400 रुपये जो प्रति माह उन्हें सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से या जो विभिन्न गैर सरकारी संस्थान हैं उनकी तरफ से जो सहायता मिलती, उस सहायता की राशि को प्राप्त करने के लिए भी उनके घर के जो बच्चे हैं वो पहुंच जाते हैं। चाहे 50 रुपया ही सही, चाहे 100 रुपया ही सही, दादी हो, नानी हो या जो भी लोग हैं उनके घर के वृद्ध जो विधवाश्रम में रहती हैं उनसे लेकर वो चला जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के वंशजों को ढूंढते ढूंढते जब विधवाओं की बात चली तो मैं सोचा कि क्यों न विधवाओं पर काम किया जाए, विधवाओं पर शोध किया जाए कि उन्हें क्या होना चाहिए। विधवाओं पे कार्य करने के क्रम में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, मैं उन तक पहुंचा जो भारतीय विधवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की विधवाओं को, जो पतिहीन महिला है, संतानहीन नहीं, संतान होने के बावजूद उनकी जो आज की स्थिति है वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन विधवाओं के लिए मैं पहुंचा। मैं बात किया राजेंद्र लुम्बा से, राज लुम्बा साहब। राज लुम्बा साहब भारतीय हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। राज लुम्बा साहब अभी लंदन में है। राज लुम्बा साहब लंदन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके सदस्य हैं, लेकिन राज लुम्बा आज भी अपने मन से, अपने हृदय से भारतीय हैं। और भारतीय ही नहीं, उन्हें चूँकि वो अपने जीवन में अपनी माँ को मुद्दत तक, यानी 35 वर्ष की आयु में उनकी माँ विधवा हुई थी और उनकी मृत्यु तक वो अपनी माँ को विधवा देखे थे, तो उन्होंने अपनी माँ को ही, जो विधवा माँ है, उनको एक केस स्टडी बनाया और वो चाहे कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी विधवाएं हैं, चाहे वो कम आयु के हों चाहे अधिक आयु के, उनके रक्षार्थ, चाहे वो उनका कानूनी रक्षा हो, चाहे उनका आर्थिक रक्षा हो, चाहे उनकी शैक्षिक रक्षा हो, इन तमाम चीज़ों को कैसे उन्हें सुरक्षित किया जाए उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। राज लुम्बा साहब करीब 11 वर्ष की आयु में रहे होंगे या थे जब उनके पिता जागड़ी लाल लुम्बा का देहांत हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी टीबी के कारण। और 11 साल के लुम्बा और उनके जो और इनके भाई बहन, करीब 7 भाई बहनों का पूरा परिवार के साथ इनकी माँ श्रीमती पुष्पावती लुम्बा विधवा हो गई। यह करीब 1954 की बात है। आज 2026 है, लेकिन 1954 और 2026 इस कहानी को करने के क्रम के बीच में एक ऐसा दिन आया जब संयुक्त राष्ट्र ने राज लुम्बा के इस प्रयास को कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की जो विधवाएं हैं उन विधवाओं के सम्मानार्थ
पूरे विश्व में एक दिवस विधवाओं के नाम से अंकित किया जाए। और 23 जून यह तारीख अंकित हो गया विश्व की विधवाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सम्मानार्थ, ताकि वो अपने जीवन में जितनी भी सांसें लेने के लिए बची हों या जो अल्प आयु में विधवा हो गई हैं, वो अपनी सांसों को किस तरह सुरक्षित रह सकती है, मजबूत बना सकती है, इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। और 23 जून को विश्व विधवा दिवस का घोषणा जिसे संयुक्त राष्ट्र ने किया था, यह एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास सिद्ध हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि संतान के लिए, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके लिए पिता संपूर्ण रूप से एक ब्रह्मांड होता है। लेकिन जब पिता की मृत्यु होती तो उस परिवार के लिए पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। राज पॉल साहब के साथ, लॉर्ड पॉल के साथ भी यही हुआ। जब राज साहब से बोला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं विधवाओं पे काम करूँ और उसमें आपकी मदद मुझे ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद मुझे ज़रूरत है, ताकि तभी मैं भारत के गांव-गांव तक या इस विषय को आगे ले जा सकूँगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य राज लुम्बा साहब कहते हैं कि हम सभी लोग पहले खुद सशक्त हुए, लेकिन जब माँ की मृत्यु हो गई तो माँ के मृत्यु होने के बाद, खास करके जब विधवा थी और विधवा होने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके सम्मानार्थ, विधवाओं के सम्मानार्थ उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, लुम्बा फाउंडेशन। और इस लुम्बा फाउंडेशन का जो ये बना था 1997 में, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो विधवाएं हैं, पूरे विश्व में जितनी विधवाएं हैं और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, उन तमाम विधवाओं तक पहुँचकर उन्हें यथासंभव मदद करें। उन्हें जीने का जो मकसद है, यह अलग बात है कि उनके पति का देहांत हो गया है, लेकिन जो सांस उनके पास बची है, उस सांस को वो बेहतरीन तरीके से जिए। जो अल्प आयु, कम आयु में जो विधवा हो गई हैं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए उन्हें शिक्षा, उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षा प्रशिक्षण के अलावे जो तकनीकी साधन है उसे प्रदान किया जाए, ताकि वो अपने आप को सशक्त कर कल अपने परिवार के लिए स्वयं मुखिया बने। यह छोटी बात नहीं है। भारत में धनाढ्यों की, अरबपतियों की, खरबपतियों की और न जाने कितने लोगों की किल्लत नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि वो अंदर से वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है। क्योंकि जो अंदर से जीवित होगा, जो आत्मा से जीवित होगा, वही व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हाथ पकड़ सकेगा उसके बुरे वक्त में। संतानवे में जब लुम्बा फाउंडेशन बना, इन विधवाओं के सम्मानार्थ या इन विधवाओं को एक नया जीवन देने के लिए,
तो फिर 99 में आकर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री भारत के, और वाजपेयी साहब के साथ में लुम्बा साहब का बहुत ही बेहतरीन एक संबंध था। तो सन 99 में आके वाजपेयी साहब भारतवर्ष में एक प्रोजेक्ट, लुम्बा फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट था, परियोजना था, उसको उन्होंने लॉन्च किया। और उसमें जो मुख्य बातें थी कि भारतवर्ष के तकरीबन 10,000 से अधिक जो विधवाओं के बच्चे हैं, उन विधवाओं के बच्चों को सशक्त बनाएंगे, उसे शिक्षा, उसे तकनीकी ज्ञान या इस तरह की जितनी भी बातें होंगी उसको सशक्त बनाने में ये बातें लुम्बा फाउंडेशन करेगा। और साथ ही 5 वर्षों के लिए उसमें जो एक स्कॉलरशिप होगा वो भी उन्हें न्यूनतम 500 रुपये वो स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाएगा, ताकि जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरी करें और पढ़े, अपने तकनीकी ज्ञान विकसित करें और फिर इसके साथ फिर अपने परिवार को वो मदद करने के लिए सक्षम हो जाए। लुम्बा फाउंडेशन के बनने के बाद और लॉर्ड राज लुम्बा का जो प्रयास है, उनके फाउंडेशन में जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से अभी तक करीब करीब 10,000 जो विधवाओं के बच्चे हैं वो तो शिक्षित हुए ही, साथ ही करीब 20,000 से अधिक विधवाओं को उन्होंने सशक्त बनाया है, जो आज विधवा होने के बाद भी आर्थिक रूप से विधवा नहीं है, सामाजिक रूप से विधवा नहीं है, शैक्षिक रूप से भी विधवा नहीं है। वो अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को, अपनी तकनीकी ज्ञान को बढ़ाकर स्वयं को सशक्त बनाकर एक जीने का जो मकसद है उसे पूरा कर रहे हैं। एक प्रयास किया जाए कि हिंदुस्तान के जितने भी जिला है, जिलाधिकारी हैं, चाहे उपायुक्त कहें, उन तमाम लोगों को चिट्ठी लिखा जाए, उन तमाम लोगों से संपर्क किया जाए कि आपके ज़िला के अंदर जितने पंचायत हैं उन पंचायत के प्रमुखों के माध्यम से उस पंचायत की जो विधवाएँ हैं उन विधवाओं तक मैं पहुँचूँ। मैं यह दावा नहीं करूँगा कि मैं हिंदुस्तान के 2,66,000 जो पंचायत है उसमें रहने वाली सभी विधवाओं को सशक्त बना दूंगा, ये मैं नहीं कहूँगा, इसका दावा भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं 2,66,000 पंचायतों में से सिर्फ एक पंचायत से 2 विधवाओं को, चाहे वो जीवन के अंतिम क्षण में हो या अपनी अल्प आयु में हो और विधवा हो गई, अगर उन्हें आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से हम सशक्त बना दिए, तो एक मनुष्य को, खास करके जो दिल से जिंदा है, जो दिल से जिंदा कौम है, उसके लिए और क्या हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के, किसी महिला के, खास करके महिला के चेहरे पे मुस्कान दिया। क्योंकि अगर समाज में एक महिला शिक्षित हो जाती है, शिक्षित मतलब मैं यह नहीं कहूँगा वो PhD और MPhil और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लें, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना हो सकती है, समझ सकती है कि तो वह अपने बच्चे को पाल सकती है। और यही लुम्बा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। विधवाओं के मामले में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में न जाने कितने 100 कितने हज़ार जो रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन ये प्रकाशित हुए हैं, और सभी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के देशों में विधवाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है।
मैं विश्व के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जरूर होगी कि भारत की जो विधवाएं हैं, खास करके वो विधवाएं जिनका परिवार सक्षम नहीं है, गांव में रहे, कस्बों में है, प्रखंड में है, अंचल में है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पढ़ने की बात और कपड़े तन ढकने की बात छोड़ दीजिए। इन विधवाओं के सम्मानार्थ या इन विधवाओं को अपने जीवन के अंतिम बसंत में बेहतर जीवन जीने के लिए एक जो मकसद होना चाहिए, इसी मकसद को पूरा करना लिम्बा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। और हमारी कोशिश होगी कि भारतवर्ष में जितने भी कानून महिलाओं के लिए हैं अभी तक, उन कानूनों के तहत इन महिलाओं के साथ साथ जो विधवाओं के लिए भी कुछ बेहतर कानून बने। मैं नहीं कहूँगा कि कानून नहीं है, बहुत कानून है, लेकिन उन कानून का अक्षरशः पालन को छोड़ दीजिए। अगर 10% भी पालन हो जाए तो भारतवर्ष में विधवाओं की समस्या, उनकी जो निजी समस्या है, उस समस्या का समाधान हो सकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम पंचायत स्तर तक जाएं। जिस तरह से एक कमीशन बना हुआ है महिलाओं के लिए, महिला आयोग, उसी तरह से विधवाओं के लिए एक आयोग बने। यह मेरा नहीं, ये लुम्बा साहब, लॉर्ड लुम्बा का यह ख्याल है और इस पर यह काम भी हो रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात के लिए उनसे कहा जाए, उनसे जोर डाला जाए, उनसे निवेदन किया जाए कि भारतवर्ष में एक विधवाओं के लिए आयोग बने, जहां विधवाएं अपनी बात रख सकें। इतना ही नहीं, लुम्बा फाउंडेशन या एक प्रयास और भी होगा इसमें कि चूँकि कानून की बात ये विधवाएं गांव-गांव में नहीं जानती है, यानी शहरों में भी रहने वाली जो विधवाएं हैं वो कानून के बारे में उन्हें कितना, कानून के अधीन उन्हें कितनी ताकत है, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए लुम्बा फाउंडेशन का यह भी प्रयास हो रहा है या होगा कि हम इन विधवाओं को गांव-गांव तक विभिन्न माध्यमों से इस बात की पूरी जानकारी दें कि हम कैसे आपको सुरक्षित रख सकते हैं, या भारत में जो अभी कानून है उस कानून के तहत आपको कितनी सुरक्षा है और यह सुरक्षा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी देना भी हम लोगों का एक मकसद है। इस कहानी के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं, आप गांव में, पंचायत में, जिला में, प्रदेश में कहीं भी पत्रकार हैं, आप सामाजिक क्षेत्र के जो बातें हैं, जो सरोकार हैं, उस पर लिखते हैं, तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे, आपकी बात वहाँ तक जाएगी, तो शायद हमारा प्रयास एक कदम आगे जाएगा। लेकिन एक बात और, हम स्वयं पत्रकार हैं, इसलिए हम शब्दों की कीमत को समझते हैं। आप यकीन रखिए, आपका शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको मैं उतना ही सम्मानित करूंगा जितना आपके शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।